हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। तो आज जो है हमारा हम चैप्टर आपका क्या जिसके अंदर आपका क्या है डेटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट सॉरी हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। तो आज एक हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 8 है आपका। इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे डेटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन जीडीपी इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर जो हमारा जीडीपी का इक्विलिब्रियम है, हम उसकी यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो आता है वो आपका आता है इक्विलिब्रियम इन जीडीपी डेटर्मिनेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संतुलित जीडीपी का निर्धारण। संतुलित जीडीपी का निर्धारण ये क्या होता है। बेसिकली इसके अंदर हम दो अप्रोच पढ़ेंगे। केन्ज एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, जे एम केन्स हमारे पास क्या है एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं। इन्होंने क्या है दो पॉइंट ऑफ व्यू दिए किसके बारे में, आपकी जीडीपी को लेके कि। और एक चीज़ और जो आप याद रखेंगे वो इनकी बुक का नाम है जो कि आपका है द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये इनकी बुक का नेम है और ये बुक इन्होंने लिखी थी 1936 के अंदर। 1936 के अंदर इन्होंने ये बुक लिखी। और इस बुक के अंदर इन्होंने क्या है दो डिफरेंट अप्रोच के बारे में बताया कि अगर आपको किसी भी जो कंट्री अगर उसके जीडीपी का आपको निर्धारण करना है, आपकी जीडीपी डिटर्मिनेशन है, तो इसके अंदर इन्होंने दो अप्रोच जो है उसको स्टडी किया। एक अप्रोच जो इन्होंने बताई वो इन्होंने बताई थी एग्रीगेट आउटपुट की, कि इन्होंने क्या बताया एग्रीगेट आउटपुट के बारे में बताया कि आपकी जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होगा वो इक्वल होना चाहिए किसके, एग्रीगेट आउटपुट के। और एक सेकंड अप्रोच जो इन्होंने बताई वो सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ही इन्होंने अप्रोच को बताया। तो ये डिफरेंट अप्रोच है, तो इन दोनों अप्रोच की जो है हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारे पास आता है इक्विलिब्रियम ऑफ जीडीपी। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल होता है जब किसके, एग्रीगेट आउटपुट के। कि कोई भी जो इकोनॉमी है वो उसका इक्विलिब्रियम होगा वो ऐसी कंडीशन में होगा जहाँ पर आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी कि कुल खर्चा आपका इक्वल होता है किसके, कुल उत्पादन के। कि कुल उत्पादन का यहाँ पे जो रिलेशन आता है वो आपका ये इसका मतलब है जीडीपी, यानी कि लोगों की कितनी इनकम है उसको ये बताता है कि आपकी जो इकोनॉमी है उसके अंदर कितना लोगों की इनकम है, कितनी देश की जीडीपी है, उस चीज़ को ये बताएगा। दूसरा हमारे पास जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है जिसको हम बोलते हैं कुल व्यय। तो कुल व्यय आपका क्या होता है, कुल व्यय आपको बताता है कि जितने भी आपके इकोनॉमी के अंदर लोग रहते हैं उनका कुल टोटल खर्चा कितना है, उस खर्चे को ये बताता है। और जो ये आपका ई है इसका जो समीशन होता है वो सी प्लस आई के इक्वल आपका होता है। कि सी प्लस आई के इक्वल आपका क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर आपका होता है, जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। इसी को क्या है यहाँ पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समग्र व्यय। कि समग्र व्यय बेसिकली क्या है, द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज द समीशन ऑफ डिज़ायर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड डिज़ायर इन्वेस्टमेंट। कि ये क्या है, दो चीज़ों का समीशन होता है जिसको हम बोलते हैं सी प्लस आई का। सी यहाँ पे क्या डिनोट करता है, सी से हम डिनोट करते हैं कंजम्पशन को, कंजम्पशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, उपभोग। और आई से हम डिनोट करते हैं किसको, इन्वेस्टमेंट को। ये हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं निवेश। एक चीज़ जो आप याद रखेंगे जिसका हम आगे यूज़ करेंगे कि जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि आपका जो कंजम्पशन है वो इक्वल होता है किसके, अल्फ़ा प्लस में बीटा वाई के। तो ये आपका इक्वल होता है जिसके अंदर हमने देखा था कि ए आपका होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन है ये आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन। बीटा से हमने बताया था कि बीटा आपके पास एमपीसी होता है और वाई आपके पास होता है इनकम। अगर इतना चीज़ें दी हुई हो तो आप आराम से जो है अपना कंजम्पशन का लेवल वो है फाइंड कर सकते हैं।
तो अगर आपका कंजम्पशन का लेवल आपको पता हो और साथ में आपको पता हो क्या इन्वेस्टमेंट आप कितना कर रहे हैं, तो आप निकाल सकते हैं कि आपका टोटल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो कितना इकोनॉमी के अंदर होता है। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का जो आपका स्लोप है, जो कर्व है, वो हमने देखा था कि वो आपका अपवर्ड स्लोपिंग आपका होता है, यानी कि इस तरीके का हम इसको मान के चलते हैं कि आपका कुछ इस तरीके का अपवर्ड स्लोपिंग होता है। देखा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इट्स अबव द ओरिजिन पॉइंट इंडिकेट द ऑटोनोमस कंजम्पशन इज टेंड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ रियल इनकम। कि ये क्या है, आपका जो ओवाई एक्सिस है इसके ऊपर से स्टार्ट होता है, जो हमारे पास ये है, जो हमने पढ़ा था कि ये अल्फ़ा के इक्वल होता है। और अल्फ़ा का मतलब है कि आपका जो ये क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, कि इतना मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन तो आप करेंगे। तो आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व है वो आपका स्टार्ट होता है कहाँ से, इस ए पॉइंट से। तो इसको हम बोलते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट आउटपुट। एग्रीगेट आउटपुट को हम बोलते हैं समग्र उत्पाद। समग्र उत्पाद या एग्रीगेट आउटपुट आपका क्या होता है कि कोई भी जो इकोनॉमी है, इसी को हम क्या है, एक और चीज़ ध्यान रखना कि इसी को हम बोलते हैं समग्र पूर्ति भी, या एग्रीगेट सप्लाई भी हम इसको बोलते हैं। ये क्या होती है, समग्र पूर्ति भी होती है, जिसको हम एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि जो इकोनॉमी है उसके अंदर कितना गुड्स का प्रोडक्शन किया जाएगा और डिपेंड करता है बेसिकली उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर। और यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि जितना भी आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, यानी कि जितनी भी इकोनॉमी के अंदर मांग बढ़ेगी उतना ही आपका क्या है, एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या है, आपकी परफेक्टली इलास्टिक है, यानी कि पूर्ण रूप से वो क्या है, लोचदार है। यानी कि जितना आपका डिमांड बढ़ेगी उतनी ही वो क्या है, सप्लाई को हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेसिकली आपका जो एग्रीगेट आउटपुट है ये आपका डिपेंड करता है जीडीपी के लेवल पे, कि अगर किसी भी कंट्री की जो जीडीपी है उसका लेवल अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगी, उतना ही लेवल उसका क्या है, एग्रीगेट डिमांड का भी होगा। तो एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ती है तो आपका जीडीपी जो लेवल है वो उसके इक्वल जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। तो ये चीज़ हम पढ़ते हैं। तो अब इसको क्या है, टेबल से देख लेते हैं कि हमारे पास ये एक टेबल है जिसके अंदर आपका क्या है, प्लान आउटपुट हमें दिया हुआ है कि जितना हमने प्रोडक्शन करना है वो हमें दिया है, प्लान एक्सपेंडिचर दिया है कि कितना हम खर्चा करेंगे, और एक्सपेंडिचर जो आपका इक्विलिब्रियम है जीडीपी का वो हमें दिया हुआ है। कि जीडीपी का इक्विलिब्रियम हमें कहाँ मिलेगा, जहाँ पर हमारे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल होता है किसके, एग्रीगेट आउटपुट के। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे कि ये आपका होता है C प्लस आई के। और C आपका किसके इक्वल बताया था, मैंने अभी भी बताया था कि अल्फ़ा प्लस में बीटा Y के इक्वल हमारे पास क्या होता है, C होता है। तो ये सारी चीज़ें जब हमें मिल जाएंगी कि हमें क्या है, अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर निकालना है तो उसके लिए हमारे पास ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो इनसे क्या है, हम इस टेबल को जो है सोल्व करके देखेंगे कि अगर हम बात करें आपकी टेबल में फर्स्ट कॉलम की, तो फर्स्ट कॉलम ये आपका बताता है जीडीपी को, या इसी को हम बोलते हैं प्लान्ड आउटपुट, या आपने जो योजनागत तरीके से जो आप उत्पादन करेंगे वो कितना है। सेकंड में आपका आता है डिज़ायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि आपका जो उपभोग खर्चा है वो कितना है। यानी कि आपका जो ये C है, इस C की वैल्यू को हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये C की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और C की वैल्यू क्या रखी है, जो आपका C की वैल्यू है वो आपके इसके इक्वल आपकी रखी है, कि जो यहाँ पे है वो C माना है इन्होंने 75 प्लस में 0.75 इक्वल में Y। ये क्या है, ये आपका शो करता है अल्फ़ा की वैल्यू, प्लस में 0.75 क्या है, ये आपका MPC है, और ये आपके पास क्या है, इनकम है। तो अगर आप इन चीज़ों के अंदर फॉर्मूले में आप रखेंगे तो वैल्यू आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, कि जो इन्वेस्टमेंट आपका इनकम से क्या है, इफ़ेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना होता है, 800 के इक्वल यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट को मान के चलते हैं। दूसरा इसके अंदर क्या है कि अगर हम बात करें डिज़ायर्ड
या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की, तो लास्ट में हम क्या निकालेंगे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमारा अभी हमने देखा था कि वो आपका इक्वल होता है किसके, C प्लस में I के। तो C प्लस I क्या है आपके पास, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। तो एक एक करके चलिए अब इस टेबल को देख लेते हैं कि कैसे इस टेबल को हम सोल्व करते हैं। कि मान लेते हैं कि आपका जो आउटपुट है या आपकी GDP है वो 0 है, और आपके पास जो ये आपके पास डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर है कंजम्पशन का, तो ये कितना है, ये आपके पास आ जाएगा 75। क्यों, क्योंकि अगर हम इस जो हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है ये, तो इसमें अगर हम पुट करके देखें तो y को हम मानते हैं यहाँ पे 0, कि स्टार्टिंग में हमारे पास जो इनकम या आउटपुट दिया है वो 0 है, और कंजम्पशन फंक्शन कितना है कि 75 में अगर हम प्लस करें 0.75 और मल्टीप्लाई अगर हम इसको 0 के साथ करें, तो 0 से अगर आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो तो 0 के इक्वल आता है, प्लस ये क्या है आपके पास 75। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना बचेगा हमारे पास, 75 के। उसी तरीके से आपका यहाँ पे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आया है वो कितना है आपके पास, 75। उसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आगे, कि अगर मान लीजिए आपका क्या है कि जो प्लांट एक्सपेंडिचर है, जो GDP का लेवल है वो आपका बढ़ गया, और वो हो गया कितना आपका 200 के इक्वल, कि अब आपके पास जो इनकम या आउटपुट है वो 200 के इक्वल है। तो अगर हम इस वाले जो इक्वेशन है अगर इसके अंदर हम वैल्यू को रखते हैं, तो अब की बार जो आपने 0 रखा था, इस 0 की जगह अब हम वैल्यू रखते हैं क्या, 200। तो 200 अगर हम वैल्यू रखते हैं तो ये हमारा किसके इक्वल आता है, ये आपके पास आता है C इक्वल आता है 75 प्लस में 0.75 मल्टीप्लाई बाय 200। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 225 के इक्वल। इसी तरीके से क्या है हम चीज़ों को आगे चेंज कर सकते हैं। और एक चीज़ जो हमने यहाँ पे रखी है कि वो आपके जो डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट है उसको हमने क्या रखा है, फिक्स 800 के इक्वल हमने इसको रखा है। तो यहाँ पे हम चीज़ों को जो है कैसे निकाल सकते हैं, कि अब आपके पास क्या है वैल्यू, इस तरीके से आप जो है C की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। ये सारी वैल्यू जो है वो C की है, तो ये C की जो वैल्यू है वो हमारे पास आती है, और ये वैल्यू आपको क्या बताती है कि आपके पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का जो हमारा होता है वो C प्लस I के इक्वल हमारे पास होता है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि आपके पास हमने C की वैल्यू हमारे पास है, ये हमारे पास C की वैल्यू है और I की वैल्यू, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास किस तरीके से चीज़ आएगी उसको हम देख लेते हैं। कि आपकी जो C की वैल्यू है वो फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास कितना है, 75 है, और अगर इसमें हम 800 जो है प्लस कर देते हैं तो ये हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता है कितना, 875। कि C प्लस I, C की वैल्यू हमारे पास है 75, I की वैल्यू है हमारे पास 800, और अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारा इक्वल होता है किसके, 875 के। कि आपका जो कुल खर्चा है वो कितने के इक्वल है, 875 के है, और आपकी इनकम कितनी है, 0। तो जब आपकी खर्चा ज़्यादा है किससे, इनकम से, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये प्रोड्यूसर को कहीं ना कहीं जो है वो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जो प्रमोट करता है कि आप पैसे को इन्वेस्ट करिए, क्योंकि मार्केट में जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और जो सप्लाई है वो कम है। तो इस तरीके से क्या है, जो इन्वेस्टमेंट आपका स्टार्टिंग होती है, उसके बाद आपका क्या है, ऐसे एक्सपेंडिचर आपका आता है कि 800 में हम प्लस कर दें 225, तो हमारे पास आ जाता है 1025। तो अब आपके जो पास जो इनकम है वो कितनी है, 200 है, लेकिन जो आपके पास खर्चा है वो कितना है, 1025 के इक्वल। तो ये इस तरीके से आपका जो खर्चा है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वो ज़्यादा है, इनकम कम है। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरी कंडीशन आपकी क्या आती है कि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो कितनी है, 3500 रुपये है, और आपका जो कुल खर्चा है वो भी कितना है, 3500 है। यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर भी आपके पास कितना है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वो भी आपके पास 3500 है। तो यहाँ पे आपकी इनकम इक्वल होती है किसके, एक्सपेंडिचर के। तो इस लेवल को हम बोलते हैं कि आपकी जो GDP है उसका ये इक्विलिब्रियम का लेवल आपका आता है। उसके बाद आपके पास कंडीशन क्या आती है, सेकंड कंडीशन जो आपके पास ये है कि इसके अंदर आपकी इनकम ग्रेटर देन होती है किससे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से। कि आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 3875, और जो इनकम है वो आपके पास कितनी है, 4000।
तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4000, जो कि ग्रेटर देन है किससे 3875 से। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अब आपका जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। और क्यों? क्योंकि अब जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं लोग उससे कम क्या है डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई जो है ग्रेटर देन है किससे एग्रीगेट डिमांड से। तो आपका जो इक्विलिब्रियम होता है वो आपका इस 3500 यानी कि 3500 जो आपकी इनकम और आउटपुट होता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है आपका इक्विलिब्रियम आएगा। उसके बाद इसी चीज़ को क्या है हमने पीछे जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो ये वही सेम चीज़ आती है इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ के अंदर। उसके बाद ये आपके पास क्या है डायग्राम है, और ये डायग्राम आपका किस तरीके से बना है वो मैं आपको एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास डायग्राम है जिसको हम लिखते हैं कि ये ओ एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है ओ वाई एक्सिस है। यहाँ पर हमने जीडीपी को लिया है और यहाँ पर हमारे पास क्या है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट आप इसको सप्लाई भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जिसको आप सप्लाई कर भी बोल सकते हैं, ये हम लेते हैं अगर ये आपका इनकम के इक्वल है। और एक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जिसको हम लिख सकते हैं कि ये ए ई के इक्वल है, जिसको हम लिखते हैं सी प्लस आई। तो अगर यहाँ पर हम बात कंडीशन की देखें इस कंडीशन में, तो आपकी जो इनकम है अगर एम है तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है ए बी के इक्वल क्या है इसमें गैप है, जो कि आपको बताता है कि लोग पैसा जो है खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, लोगों का एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है किससे इनकम से। तो ये इन्वेस्टमेंट को क्या करेगा बढ़ाएगा। दूसरी कंडीशन अगर हम देखें तो ये कंडीशन आपकी आती है जहाँ पर हम y0 इसको मान के चलते हैं, जहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम है किस पे ए कंडीशन पे। और ए के अंदर क्या है कि आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल होता है किससे एग्रीगेट इनकम के, कि जितना आपकी इनकम है उसी के इक्वल क्या है आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है। जैसे कि हमने पीछे टेबल में भी देखा था कि ये आपका किसके है 3500 के, कि 3500 प्लस में ये भी क्या है आपके पास 3500। तो ये क्या है इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपकी होती है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो अगर आपकी जो इनकम है वो और बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर क्या है अब आपकी इनकम ग्रेटर देन है किससे आपके कुल खर्चे से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से। कि अगर ये आपके मान लेते हैं कि ये आपके पास 6000 है, तो जो आप कुल खर्चा कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं आप 2000 के इक्वल। तो यहाँ पे आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड है आपकी वो क्या होगी कम हो जाती है। तो ये तीन कंडीशन इसकी अलग अलग हमने देखी है। उसके बाद अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करें कि आपका जो इक्वेशन हम इसकी किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, कि आपके पास अगर एस्टिमेशन देखें इसकी कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आपके पास क्या होता है, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आपके पास होता था ए ई इक्वल है किसके सी प्लस में आई के, और सी आपका किसके इक्वल है अल्फ़ा प्लस में बीटा वाई के इक्वल इसकी वैल्यू है। तो इन सारी चीज़ों को हम जो है वो डिटेल में देखेंगे कि अगर जो आपके पास ये सी की जो वैल्यू है अगर हम इसको इस इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम पुट करें तो कैसे होगा कि इस इक्वेशन को जो हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन है इसको हम पुट कर दें इस सी में, तो आपके पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है जो आता है वो आपके पास अल्फ़ा प्लस में बीटा वाई प्लस में I0 आपके पास आता है, जो कि आपका आता है किसके इक्वल y के इक्वल। क्यों? क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन में देखा था कि y इक्वल होता है किसके एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल में अल्फ़ा प्लस में बीटा y प्लस में I0 के, कि ये इक्वेशन आपने यहाँ पर इस तरीके से लिख दी। और जो आपके पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर था उसकी जगह हमने क्या है इस y को पुट कर दिया। तो अब ये जो y वाले हमारे पास जो एलिमेंट है इसको हम क्या करेंगे एक साइड लिखेंगे कि y, और ये इस साइड प्लस में है तो अगर इसको हम सेकंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में बीटा y इक्वल है किसके अल्फ़ा प्लस में I0 के। तो यहाँ से इन दोनों में से अगर हम y को कॉमन ले लेते हैं, y को अगर हम बाहर निकालेंगे तो इस y की जगह तो क्या बच जाएगा 1, इसकी जगह हमारे पास क्या बच गया 1 बचा है, और ये जो हमारे पास y है ये बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका बीटा। ये आपके पास क्या है अल्फ़ा प्लस में इन्वेस्टमेंट का i अपॉन में 0, और अगर आपको इनकम निकालनी है तो इनकम आपके पास इक्वल हो जाएगी किसके अल्फ़ा प्लस में I0 अपॉन में 1 माइनस में बीटा।
तो ये आपके पास क्या है, एक फॉर्मूला बन जाता है कि अगर आपको इनकम निकालनी है तो इस तरीके से आप क्या है इनकम को निकाल सकते हैं। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कि आपकी कोई भी अगर इसमें आप इक्वेशन में चीज़ें रखते हैं तो आप इजीली जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। कि आपकी जो न्यूमेरिकल एग्जांपल भी दिए हुए हैं बुक में, तो एक बार आप उसको सॉल्व करके देखना। अगर वो आपसे सॉल्व नहीं होते तो आप उस चीज़ को मेरे से क्वेश्चन आप उसका कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि आपका जो जीडीपी इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जब आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल होता है। तो हमने पढ़ा है कि जो आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी कि जो कुल खर्चा है वो आपका इक्वल होता है सी प्लस में आई के, और जो आपकी इनकम होती है वो आपकी इक्वल होती है सी प्लस में एस के। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को अगर हम इक्वल रखते हैं एग्रीगेट इनकम के, तो ये आपके पास क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं सी प्लस में आई और इसको हम लिख सकते हैं सी प्लस में एस। तो अगर हम देखें तो सी से जो है वो आपका सी कैंसिल हो जाता है और जो आपके पास इन्वेस्टमेंट बचता है वो इक्वल बचता है सेविंग के। कि ये आपका जो निवेश है वो किसके इक्वल है, आपका सेविंग के। तो अगर हम बात करें इनके रिलेशन की, तो रिलेशन भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है उसमें क्या रिलेशन आता है। तो क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग क्या था कि सेविंग जो है वो फंक्शन होता है किसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, यानी कि ब्याज की दर का। तो और कैसा रिलेशन होता है कि अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ती है, यानी कि अगर आपकी ब्याज की दर अगर बढ़ेगी तो सेविंग भी आपकी क्या है, बढ़ती है। दूसरा, अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर अगर कम होती है तो सेविंग भी आपकी क्या होती है, कम। दूसरा, अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के केस में यानी कि निवेश के केस में कंडीशन कैसी होती है, तो वहाँ पे इनका रिलेशन उल्टा हो जाता है कि अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है तो ये इन्वेस्टमेंट को क्या करेगी, बढ़ाएगी। दूसरा, अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज होती है तो ये इन्वेस्टमेंट को क्या करती है, कम करेगी। तो इन्वेस्टमेंट के केस में जो इनका रिलेशन होता है वो नेगेटिव रिलेशन होता है, और सेविंग के केस में जो रिलेशन होता है ये आपका पॉजिटिव रिलेशन यहाँ पर होता है। तो ये चीज़ आप इसके अंदर पढ़ेंगे। और एक चीज़ जो आपका है वो ये है कि जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो परफेक्टली इलास्टिक आपके पास होती है। ये आपके पास क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, यानी कि पूर्णतः लोचदार होती है कि आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ये चीज़ हम पढ़ते हैं। इसके बाद यह आपकी क्लास थी आज की। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम आपसे मिलेंगे तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।